आपकी स्क्रीन पर मैं बुक का वो कंटेंट वाला पेज खोल रहा हूँ जो आपके बुक में अगर नहीं है आपके पास। अभी हो सकता है बहुत से लोगों के पास बुक नहीं होगी, तो जिनके पास भी बुक नहीं है वो लोग यहाँ से पहले देख लीजिए कि क्या क्या कंटेंट आपके पास है। तो जिन्होंने वो लास्ट क्लास देखी थी उसमें उनको बताया था मैंने कि मॉड्यूल ए में इकोनॉमिक्स कवर है। अब इकोनॉमिक एनालिसिस है इसका नाम, इकोनॉमिक एनालिसिस। एनालिसिस। हाँ, इकोनॉमिक एनालिसिस है, मींस बेसिक इकोनॉमी को उन्होंने लिया हुआ है। और इकोनॉमी के भी आप यकीन मानिए ये जो जितने चैप्टर हैं बहुत ही अच्छे चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस मॉड्यूल के इस जो ए मॉड्यूल है उसके बारे में एक बात और बताऊं, मुझको ये मॉड्यूल सबसे आसान लगता है आपकी इस बुक के चारों मॉड्यूल में से। ठीक है, जिसने अगर इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ उसके लिए बहुत आसान है। जिसने इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ी उसे यहाँ शुरू करनी पड़ती है। और बैंक में यहाँ पे तो बेसिक इकोनॉमिक्स में आप लोग काफी चीजें जान लेते हैं, तो बहुत टफ नहीं होने वाला है और मेरे हिसाब से इजी मॉड्यूल है। ठीक है, कोर्स कवरेज की अगर हम बात करें तो 15 से 20 मार्क्स आपके इसमें आते हैं। और मैं इसको कैटेगराइज करता हूं कि 15 से 20 मार्क्स जो हैं हमारे जो यूनिट हैं, मैं यहीं पर लाइन खींच के बताऊंगा कि कितने से क्या चीज आती है। जैसे मान लिया आपका केस स्टडी की बात आती है, आप लोग कहते हैं केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी का अगर मैं ये वाला कॉलम केस स्टडी का ले लूं, केस स्टडी, तो इस केस स्टडी में अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एक ये वाला टॉपिक है, इसमें से आती है। एक आपका जीडीपी कॉन्सेप्ट है, इसमें से आती है। एक आपका यूनियन बजट है, इसमें से आती है। बाकी जो टॉपिक हैं उसमें एग्जैक्टली बड़ी केस स्टडी नहीं आती। ठीक है, और जो थ्योरी की बात करें तो जो ईच एंड एवरी चैप्टर है वो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से रखता है। और अगर आपको केस स्टडी की बात करें तो 10 to 15 मार्क्स की केस स्टडी इसमें से, और ऐसे ही 10 to 15 मार्क्स की आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक से उठ के। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या है, पहला तो फंडामेंटल है। और आप जब भी इकोनॉमिक्स, चाहे आप 12th की, ग्रेजुएशन की, या आप पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें ये दो चैप्टर आपको जरूर मिलेंगे। मींस इकोनॉमी का जो सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है वहां से आपकी बेसिक इकोनॉमी शुरू होती है। ठीक है, मनी सप्लाई, ये आपके बैंक रिलेटेड टॉपिक हैं कि मनी सप्लाई, मनी कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैसे करते हैं, और वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर कैसे करती है, इन्फ्लेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट क्यों होती है, कोई मुझे आंसर देगा इसका आपके बैंकिंग में क्या फायदा है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करता है, उसमें इससे रिलेटेड थ्योरीज दी हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कब ज्यादा होगा कब कम होगा, उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं। और इसका सिंथेसिस दिया हुआ है कैसे ये डिसाइड होता है कि रेट कहाँ पर ओके हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा चल रहा है, कहाँ कम चल रहा है। ठीक है, फिर बात आती है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्यों है कि आप किसी भी, जो भी आपका बिजनेस लोन करते हैं, बिजनेस लोन करते समय आपको ये थियोरेटिकल पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि ये बिजनेस साइकिल का मतलब है बिजनेस किस समय, जो उसकी बैलेंस शीट वगैरह बता रही है उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस उसका कौन से स्टेज पर है। ठीक है, ग्रोथ स्टेज पर है, मैच्योरिटी पर है, डिक्लाइन है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये भी कोर जो है इकोनॉमी का वो है टॉपिक। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, ये जो मॉड्यूल है कई बैंकों में प्रमोशन पॉलिसी में इकोनॉमिक एनालिसिस या इकोनॉमिक मॉड्यूल का एक 5-7 क्वेश्चन आते हैं। वो आपके क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं आते। अगर आप प्रमोशन के लिए भी वो हैं
इवन कुछ आपके में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आरबीआई का ग्रेड बी का एग्जाम, ऑफिसर ग्रेड बी का एग्जाम देना चाहते हैं, देते हैं, तैयारी करते हैं मेंस की। उनके लिए भी ये 11 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कर से जिन टॉपिकों को मैं कवर कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं इन टॉपिक को कवर करता हूं, 1999 में मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद बैंकिंग में रहे, कुछ प्रैक्टिकल समझे, कुछ थ्योरी समझे, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ी, कुछ मैगजीन पढ़ी। उसके बाद फिर 2014 में एमबीए में दोबारा बहुत रिग्रेसिव उसमें पढ़ी। तो ये यूनिट्स जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने उन पूरे सारे एक्सपीरियंस से करता हूँ। और माफ़ करना दोस्तों, मेरे पास इसके एमसीक्यू नहीं है, और मेरे पास समय भी नहीं है उसे बनाने का, क्योंकि जब मैं एमसीक्यू बनाऊंगा तो वो डिफरेंट तरह के होंगे, और मैं कैजुअल अप्रोच एमसीक्यू में रखना नहीं चाहता। नहीं, उसके एमसीक्यू लिए का जरूरत नहीं रहता सर। एक बार जब चैप्टर पढ़ा हुआ रहता ना सर, तो क्वेश्चन सही आंसर वहां अपने नहीं, आप आता देखो है सर। सुनो, एमसीक्यू जरूरत की बात बताऊं मैं आपको। देखो, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, जरूरत नहीं है। जरूरत तब है जब आप अपने आप को 5-6 बार नेट प्रैक्टिस बोलते हैं ना, वो करना चाहते हैं तब। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, आप अच्छा से पढ़ा हुआ है, तो वहां जो मैच होता है, क्योंकि आपका मैच एक लाइन में बोल्ड होने वाला नहीं है कि एक बार आउट हो गए तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, आपका 30 क्वेश्चन बिल्कुल ओके हो गया, बाकी 70 क्वेश्चन में आपने थोड़ा सोच समझ के लगाया, कुछ में सोच समझ के लगाया तो उसमें आधे चांस हो गया, सही हो गया, तो 50 नंबर आने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है। एमसीक्यू अगर आपने पूरा पढ़ लिया है और अब आपके पास कुछ भी करने को नहीं है, तो डेफिनेटली आप एमसीक्यू की तरफ जाइए। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात आती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको आपको अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, जो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है न्यूज़पेपर में, उस इकोनॉमी वाले सेक्शन के न्यूज़पेपर के उस सेक्शन, इकोनॉमिक टाइम्स की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। आपके पास डेली अखबार आता है, चाहे ई फॉर्म में आता है, उसमें इकोनॉमिक वाला जो पेज है उसको जरूर देखिए, और कुछ नहीं है तो उसके हेडिंग जरूर पढ़ लीजिए। आपके पूरे क्वेश्चंस इस टॉपिक में वहीं से आएंगे। और एक बात और, इस टॉपिक को हम अपनी क्लासेस में कवर नहीं करते, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी का टॉपिक है, इसका कोई भी रेडीमेड मटेरियल नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? ये आपने पढ़ा हुआ जेआईबी में। इसका जो बेसिक्स है, बेसिक्स में इसका जेआईआईबी, उसको जरूर देखिए, और कुछ नहीं है तो उसके हेडिंग जरूर किसी की आवाज आ रही है? आपके पूरे क्वेश्चंस इस टॉपिक में वहीं से आएंगे। आर्यन राज जी। और एक बात और, इस टॉपिक, चलो अब आया जीडीपी कॉन्सेप्ट। आपको बहुत अच्छी बात बताऊं मैं, जीडीपी कॉन्सेप्ट का लेक्चर जिस दिन होगा, आप बहुत खुश होंगे उस दिन। इसलिए खुश होंगे, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट दूंगा आपको मैं। और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो 2-4 फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लिया आपने, आपका कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है। अब बात आती है यूनियन बजट। ये भी एक कम पेज वाला टॉपिक है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे यूनियन बजट में केवल आपके 7-8 पेजेस हैं, उसमें से भी हेडिंग है वगैरह वगैरह, तो ये भी हमारा वो रहेगा। और ये जो चैलेंज फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी, ये टॉपिक और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, 6, 7 और 11, 6, 7 और 11 टॉपिक आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप अवेयर हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उनको लिंक करते हैं, उन चीजों को जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसको लिंक करते हैं, तो आपके बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल ए मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा? एक दो लोग अपना व्यू थोड़ा दें। हाँ, पढ़ा हुआ है सर। पिछले साल स्केल 1 के लिए तैयारी किए थे पीएनबी में।
तो तूर सर का हम्म वीडियो देखे तो ऐसा लग रहा है कि सब कवर किया हुआ है, तो दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। और गुड। हाँ बिल्कुल। जिसने मैंने बताया ना आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करी है, प्रमोशन की तैयारी करी है, उन लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ये हम्म, अच्छा होने वाला है, क्योंकि वही चीज जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी उनके लिए, और दूसरा उनके लिए जो लोग अभी प्रमोशन में जाने वाले हैं, जो लोग अभी प्रमोशन में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैंने आप अपने अकॉर्डिंग कहा कि ये सबसे इजीएस्ट आपका मॉड्यूल है, तो इसलिए कोई भी इसको लापरवाही से ना ले। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि थ्योरी सर और जीआई पढ़ाई नहीं केस है। स्टडी का क्या रोल। तो केस स्टडी में हमारा इन दोनों को बात करें, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट और टाइम वैल्यू मनी का, तो केस स्टडी का ऐसा पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं आएगा सर, लेकिन दो एक न्यूमेरिकल यहाँ से, दो एक न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाए। ठीक है, अब उसके अलावा सैम्पलिंग, कोरिलेशन, टाइम सीरीज, एस्टिमेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और एस्टिमेशन, जो मैथमेटिक बैकग्राउंड के नहीं है उनको ये टॉपिक 2 बार समझ तो आप पहली बार में जाएंगे, केवल प्रॉब्लम कहाँ आएगी, फॉर्मूले को लर्न करना और उसको वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना, समझने में दिक्कत नहीं आने वाली, हाँ ठीक है केवल सर, उसको फिर दिक्कत मेमोराइज करना। नहीं। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको पड़ेगा जरूरत। तो यहां पर इसकी केस स्टडी की बात करूं तो इसमें जो है 3 केस स्टडी आ सकती हैं, और 3 कॉमनली 3 कहीं से आ सकती हैं। ठीक है, बाकी और जो टॉपिक की बात करूं, ये जो है 20 से 25 मार्क्स के मॉड्यूल हैं। ठीक है, अब मैं एक बात और बोलता हूं कि जो ए मॉड्यूल है और बी मॉड्यूल बहुत अच्छे से करता है उसके भी पास होने के चांस बनते हैं। उसका रीजन, जो डी मॉड्यूल है वो आपका जेआईबी में से बहुत सारी चीजों को लेके चलता है, यानी 50 और 70 मार्क्स का आप कवरेज मानते हैं उसे। उसमें से जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेआईबी से रिलेटेड है, आपकी प्रैक्टिकल है, एनपीए है, प्रायोरिटी सेक्टर है, बैलेंस शीट है, रेशियो एनालिसिस है, वो काफी कुछ जिसने जेआईबी ढंग से किया हुआ उसको हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ ये टॉपिक जिसने बीटेक किया हुआ है, जिसने बीटेक किया हुआ है, जिसने एमबीए किया हुआ है, जिसने सीए का क्लास लिया हुआ है, उनके में काफी सारे टॉपिक अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का मॉड्यूल है। और बिजनेस मैथमेटिक्स जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आप सारे टॉपिक के सर्च मारना, सबसे ज्यादा जो वो टॉपिक मिलेंगे आपको वो मेरे मिलेंगे, और सैम्पलिंग भी सर्च करोगे तो 10 बार वीडियो मिलेगा। ठीक है, सैम्पलिंग एस्टिमेशन ढूंढोगे तो 10 बार मिल जाएगा वीडियो, और लोगों के भी मिल सकते हैं 1-2 बार। तो इसमें बहुत अच्छा हमारा होल्ड है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं मॉड्यूल सी की। सबसे डरावना, सबसे ज्यादा पसीने छुड़ाने वाला टॉपिक ये माना जाता है। मॉड्यूल वो सॉरी एबीएम में सबसे ज्यादा जो घबराहट होती है वो इसकी होती है। इसका रीजन, नो फॉर्मूला। इसमें कोई फॉर्मूला, हालांकि एक फॉर्मूला है, एक जगह आएगा बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला नहीं है। और ऐसे ही कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है। स्वालिहा भी बात करता हूं मैं आपसे, हाँ, मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, आपने इसको थियोरेटिकल सिर्फ उन लोगों ने पढ़ा हुआ है जिन्होंने एमबीए में एचआर पढ़ा है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, उनके लिए स्कोरिंग है। और जिन्होंने एमबीए एचआर से किया हुआ, अच्छे वाले अच्छे कॉलेज से, हाँ, ये वो डिस्टेंस वाला नहीं, अच्छे कॉलेज से एचआर से एमबीए किया हुआ है, तो आप इलेक्टिव में एचआर को अपना ऑप्शन बना सकते हैं अगर आप वेल कॉन्फिडेंट है तो।
ठीक है। इसमें सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप अपनी ब्रांच में और लोगों से कैसा ट्रीट करते हैं, कस्टमर से कैसा ट्रीट करते हैं, अपने बॉस से कैसे करते हैं, बॉस आपसे क्या करता है, आपकी सैलरी क्या है, आपको प्रमोशन कैसे मिलता है, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके एथिक्स क्या हैं, आपकी नीड क्या है, ये सब चीजें इसमें कवर की गई। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा पार्ट इसमें कवर किया गया है। ठीक है। और इसके लिए क्या करता है, मैंने बोला नो फॉर्मूला नो मैथमेटिक्स, और जहां पर भी नो फॉर्मूला नो मैथमेटिक्स है वहां पर आपको थॉट प्रोसेस काम आता है। क्या आता है? थॉट और प्रोसेस। तो आपका थॉट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तब ये हेल्प करता है। ठीक है। मेहनत सबने करनी है, लेकिन इसको अच्छा जब आप एग्जाम देके आते हैं तो आप बोलते हैं ना, आप एक वर्ड बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं सारे क्वेश्चन एचआर से आए थे। क्या बोलते हैं? सारे क्वेश्चन एचआर से आए थे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर होता। नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी जो ऊपर मॉड्यूल लिखे हुए हैं उसमें पहले मॉड्यूल में कितने मार्क्स बोले मैंने? 15 to 20। 15 to 20। ठीक है। दूसरे में 20 to 25। जरा इसकी वो देखिएगा, 15 to 20, 20 to 25। ठीक है। एक और मॉड्यूल है हमारे पास, उसमें 15 to 20 है। अगर मैं लोअर साइड लेता हूं तो कितने क्वेश्चन हो गए? 50। अगर मैं हायर साइड लेता हूं तो कितने हो गए? 65। ठीक है। तो 65 अगर यहां क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 35। ठीक है। और अगर 50 क्वेश्चन ही आए तो यहां कितने आएंगे क्वेश्चन? 50। अब 50 और 50 एंड 35 का आप एवरेज निकाल लीजिए। तो यहां तक तो मैं मानता हूं कि 42 तक मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो 25 से 30 हो सकते हैं। 30 से 40 मैं एग्री नहीं करता। और जैसे आप सुहेला बता रही हैं कि कितने 30 से 45 बताया आपने? 30 to 40। 30 to 40 मान सकता हूं मैं। यस। अब 40 भी हायर साइड है, ये लोअर की तो कोई लिमिट है ही नहीं कुछ। तो मैं मानता हूं कि 30 क्वेश्चन मान लो, 35 मान लो। ठीक है। और 35 जब हम पढ़ेंगे, 35 में से हमारे 7-8 भी हो जाते हैं तो भी हमारा इसका काम पूरा होता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास और भी पोर्शन है, और 7 to 8 आपको ओके होते हैं, और 7 to 8 आपको बाई गैस मिल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं है तो इस चैप्टर में आप टाइम ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो, क्योंकि ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। ठीक है। लास्ट हमारा आता है क्रेडिट मैनेजमेंट। लास्ट क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब सिंपल सी बात है, लोन्स। चलिए अब आगे बात करते हैं जो क्रेडिट मैनेजमेंट। तो देखो, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट ये बिल्कुल बेसिक है, लोन के बारे में बेसिक जो जेआईबी है। मैं जब जेआईबी की क्लास लेता हूं, क्रेडिट मैनेजमेंट की, लोन मैनेजमेंट की, तो इस चीज को लेके चलता हूं कि ये आपके काम आने वाला है सीआईबी में भी। ऐसी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल से कोई मुझे बताएगा इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। इसका नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस। ठीक है। और जो रेशियो एनालिसिस है, वही जो रेशियोज आते हैं उसी से आप किसी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करते हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नवीन नरवानी जी ने पूछा है कि 2 कोर्स हैं क्या पेड वाले में? बिल्कुल 2 नहीं, 3 कोर्स है। एक कोर्स है रिकॉर्डेड शॉर्ट टर्म, एक कोर्स है रिकॉर्डेड लॉन्ग टर्म, और एक कोर्स है रिकॉर्डेड प्लस जूम लाइव जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। चलो आगे देखिए। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो टॉपिक है हमारा रेशियो एनालिसिस है, और ये जो है 5 मार्क्स का
जिसको आप केस स्टडी बोलते हैं वहां देता है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आपका ये भी अगेन पूरा केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है। टर्म लोन की स्पेसिफिक क्वालिटीज इसमें दी हुई हैं। क्रेडिट डिलीवरी लोन आप कैसे देते हैं, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, लोन देने के बाद उसका कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग मीन्स आप समझिए, बेसिक बताया, लोन करने में क्या देखेंगे, वर्किंग कैपिटल कैसे करेंगे, टर्म लोन। ये जो 28 एंड 29 है, आपको पता होना चाहिए कि जो लोन्स होते हैं या तो सीसी होते हैं या टर्म लोन होते हैं। ठीक है, डिमांड लोन भी होते हैं, लेकिन इसमें टर्म लोन को कवर किया गया। आपने सैंक्शन कर दिया, उसको देना, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करना, और रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग कि क्या रिस्क है, किस तरह से बातें हैं। ठीक है, और रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी, इसमें आपका कवर होता है पूरा एनपीए का पूरा सिस्टम, कि जब आपके लोन खराब से हो जाते हैं तो लोन खराब होने पर आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप एडवांसेस की परिभाषा, आप केसीसी में बांटते हैं, डिमांड लोन बांटते हैं, फेस्टिवल लोन बांटते हैं, एसएचजी बांटते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम बांटते हैं, और पर्सनल लोन बांटते हैं। एक दूसरा, आप इस एसबीएफ के लोन, एमएसएमई के लोन बांटते हैं, आप हाउसिंग लोन बांटते हैं, आप कॉमर्शियल लोन बांटते हैं, आप एलसी वगैरह फाइनेंस जो फॉरेक्स में होता है वो लोन बांटते हैं। तो इन दोनों को मैं आपको बताऊं, अगर आप ये बांटते हैं तो एडवांस तो बांटते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं देने वाले। क्यों? अगर मैं बात करूं इतने लोनों की, खासकर से ये दो इधर है, तो इसमें क्या रेशियो एनालिसिस किसी टॉपिक में यूज होता है? बताएं तो आप जरा। नहीं सर। नहीं होता। ठीक है। और इन्हीं लोनों में ये रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी का भी ज्यादा यूज नहीं होता, रिस्क एंड क्रेडिट रेटिंग का भी यूज नहीं होता, मॉनिटरिंग वगैरह भी बहुत खास नहीं चलती है। तो मेरा मतलब आप इशारा समझ गए होंगे। अब बताएं एडवांसेस में कौन काम करता है? मैं करती हूँ सर, एलसी आपका, और हाँ सुनीता, ठीक है। आपका बैंक कौन सा है? कैनरा। केनरा बैंक में ना। तो एलसी आपका एक पोर्शन होता है जो आपके फॉरेन टाइप के लोन्स को कवर कर, यानी एडवांसेस का एक पोर्शन है जिसका नाम हमने फॉरेन टाइप, फॉरेक्स में काम करते हैं आप। ठीक है। लेकिन एलसी में जब आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ एमएसएमई या कुछ ऐसे एक्सपोर्टर को भी डील करते होंगे शायद। ठीक है। अच्छा, क्या आप एलसी वगैरह के साथ कॉमर्शियल लोन में भी काम करते हैं? थोड़ा बहुत किया हुआ है। किया हुआ। तो जिन लोगों ने एडवांसेस में काम किया है या कर रहे हैं, वो इस टॉपिक को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 26 से लेके 23 तक, और इसमें मजे की बात है पेजेस भी बहुत नहीं है, पूरा मॉड्यूल 100 पेज में है। पूरा मॉड्यूल कितने पेज पे? 100 पेज पे है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह करना है। जो आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है अपने बैंक में, उसका बेनिफिट आपको लेना है। और मैं जो भी पढ़ाता हूं, मेरे मतलब मैं अपना सेटिस्फेक्शन बताऊं कि मैंने काम किया हुआ है, और ऐसा किया हुआ है कि बहुत ज्यादा किया हुआ है, उसको फायदा मिला। थ्योरी, प्रैक्टिस, एज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब, तो ये सब मिला करके उस एक्सपीरियंस को कर रहे हैं। तो आप जहां काम कर रहे हैं वो चीज और ये थ्योरी, इसको मैच कर दीजिए। कहीं पे भी कंट्राडिक्शन मिलता है, डिस्कस करिए, जानिए या कुछ करिए। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनिए। अनाउंसमेंट क्या है, इसी में बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट नहीं है, कि ये जो बी मॉड्यूल है, बी मॉड्यूल के सॉल्यूशन, बी मॉड्यूल के सॉल्यूशन के पीडीएफ अवेलेबल है। आप लोग शिकायत करते हैं कि पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ अवेलेबल है किसकी? बी मॉड्यूल के सॉल्यूशंस की। ठीक है।
बी मॉड्यूल के सॉल्यूशंस की पीडीएफ अवेलेबल है। एक दो क्वेश्चन नहीं है उसमें, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और आपके उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसमें सीआईबी में अभी अपियर हुआ था, वो कुछ कहना चाहेगा इस बी मॉड्यूल के बारे में? सर किसी कारण से वो मैंने किया था सर अपियर, मैं हो गए थे। अच्छा अच्छा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा बी मॉड्यूल में? सर ज्यादा फॉर्मूला बेसिस पे तो कुछ आया नहीं था उसमें, हम्म, बट एक दो क्वेश्चन पर टॉपिक से आए थे हाँ मतलब 15-20 मार्क्स के ऐसे मान लेते, अप्रोक्सीमेट। ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट। अब मैं जी आपको सर, एक बात आपने बताऊं। जो सर हैं? आपने लिखा ना 20 से 25 मार्क, ये वही है। हाँ, और सर वही है, एक मैं जो भी भी यही कोई कह पढ़ेगा वो डेफिनेशन एकदम डीपली पढ़े। सर मुझे हाँ 47 डीपली आया पढ़े, था। हाँ, बस मैं इस चैप्टर की इस पूरी यूनिट की खास बात है कि पूरा डीपली पढ़े वो उसको। बिल्कुल लिखे, कॉमा लाइन पढ़े। हाँ यस, वो ही डेफिनेशन की जाता है वहां पर। हम्म, तो कई बार हम लोग जब बोलते हैं कि इसमें से बहुत ज्यादा आया था, इसमें से बहुत कम आया था, वो इसलिए भी बोलते हैं कि जब हमको बिल्कुल नहीं आता, हर पांचवा क्वेश्चन वही है, तो हम क्या कहते हैं? सब इसमें से आया था। हर पांचवा क्वेश्चन का मतलब 20%, 20%। और हर तीसरा क्वेश्चन वही हो ऐसा होता नहीं है, हर चौथा क्वेश्चन हो ऐसा हो सकता है, यानी कि 20 से 25% मानते हैं हम, ठीक है। तो जो लोग पिछले बार बैठे थे, अपनी कोई भी कमजोरी से ये नहीं कर पाए, किसी भी कारण से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं फिर 12 साल की बात बता रहा हूँ कि मैंने देखा है पहली बार में 1 मार्क से रुक गए, लेकिन मोटिवेट करा और वो कर लेते हैं। और जो लोग कम वो करते हैं, मतलब कम मेहनत करी इसने, तो उनको कहता भैया मेहनत करो, तो वो मेहनत कर लेते हैं और पास होते हुए देखें। और आपको भी पता है कि आपके बैंक में भी बहुत सारे लोगों ने सीआईबी कर रखा है, बहुत सारों ने नहीं कर रखा है, लेकिन बहुत सारों ने कर रखा है, ठीक है। तो अभी एक रिक्वेस्ट आई है कि बीएफएम का भी इस तरह ले, बिल्कुल ठीक। कल जो क्लास है वो बीएफएम की होगी, कल जो होगी वो बीएफएम की होगी, एक एक टॉपिक को है। और बुक्स मंगाने के लिए मैंने बोला कि बुक्स आप जरूर ले लें। कोई भी ये सर कहे कि बुक्स के बिना काम चलानो तो वो गलत है। ऑप्शनल के लिए मैंने बताया कि जो बीएफएम, कल हम बीएफएम की जब बात करेंगे ना, उसमें थोड़ा सर बात करेंगे, लेकिन हाँ रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट बताता रहा हूँ, बीएफएम का हाफ पार्ट है। सर फिर भी कवर नहीं हो रहा है वो पढ़ने में। वो थोड़ा फिर आपको फर्स्ट एडिशनल जो उसमें टाइम ट्रेजरी दिया, वगैरह का दिया वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपके दिया रिस्क मैंने, मैनेजमेंट में कितने मार्क्स आए थे? किसमें 45। रिस्क 45 आए, लेकिन आपने सर फर्स्ट टाइम दिया था और केवल 5-6 दिन पढ़ा था ना उसको। 1 मंथ पढ़ा सर मैंने, 45 फर्स्ट टाइम दिया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, चलो इस बार थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस लीजिएगा, ठीक है। हम्म, ये जो मिशन वाला लाइव वाला कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इस कोर्स में, इस लाइव वाले कोर्स में कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जब आप जाते हैं तो वहां पर जो इसके सॉल्यूशंस हैं, आप ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर में गए, ठीक है, और एबीएम में गए। एबीएम में ही एक ये है लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बी मॉड्यूल, लिखा हुआ है। इसको आप खोलेंगे तो जितने भी यूनिट हैं, यूनिट 13 देखिए। अब मैं जो आपको बता रहा था क्यों प्रॉब्लम होती है, ये जो टाइपिंग यहाँ पे हो रखी है सामने, ये वर्ड में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशंस हमने यहाँ दिए हुए हैं, और सॉल्यूशंस उसी को समझ में आएंगे जो चैप्टर को हमारी लेक्चर से सुनता है, ठीक है। इसमें अधिकतर हमने ये देखिए, इसमें सब कुछ कर रखा हमने, क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसमें बताया हुआ है, और वैसे तो एक्सप्लेन करेंगे ही क्लास में। तो ये हमने चैप्टर जो है इस तरह से कवर किया हुआ है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स वाला, बिजनेस मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। इसमें ग्राफ वगैरह की कहीं जरूरत पड़ी है या कुछ पड़ा तो सब उस तरह बनाने की कोशिश करी गई है, ये ठीक है। ये सर्कुलेट नहीं होता, फिर भी किसी ने सर्कुलेट कर दिया तो अलग बात है, लेकिन हमने किया नहीं है इसको सर्कुलेट, ठीक है। ये देखिए पूरा इसमें सॉल्यूशन दे रखा हमने, ठीक है। ये आपके कोर्स में अवेलेबल है, रेडीमेड अवेलेबल है,
जो हम बात कर रहे थे उसकी बीएफएम की, वो हम कल करेंगे। अभी आपको कोई भी मन में कोई बोझ हो, कोई सवाल हो, तो अभी हम क्लास नहीं ले रहे, आप पूछिए, आपके लिए सेशन ओवर टू सर यू। हमारे पास कितना टाइम है ये बता दीजिए। आपके पास टाइम ऐसा है, एक तो एग्जाम का डिस्प्यूट है कि कब होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो इनका कैलेंडर होता था वो मई जून होता था, तो मई जून, क्योंकि अभी चल रहा है हमारा मार्च, जब तक जेआईबी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते, अभी इन्होंने जेआईबी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, आपको तो आंसर आ गए कि भैया इतने मार्क्स आए, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर करने से पहले जो आप लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं। अच्छा, मैंने ग्रुप में एक एलआरएबी वालों को एक टिप्स दिया था कि वो लोग आईआईबीएफ को क्लेम कर सकते हैं 1 मार्क्स का, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम वाला था ना, कमीशन वाला, जिनका 1 मार्क्स का सॉर्ट हो रहा है, वो करके देखिए, क्या पता आपका मतलब जो है भगवान आपकी सुन ले, है ना। सर हाँ, सर इसमें एक चीज पूछना है, जैसे इसमें हम्म, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जेआईबी से रिलेटेड है। बिल्कुल आपसे है। जिन्हें जेआईबी पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल सर, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी सर। जैसे कि तुक्के से निकाल दिया, मैंने भी तुक्के से ही निकाल दिया सर। नहीं, वो तो अगर आप उन टॉपिक को बिना पढ़े हुए फिर पहुंच जाएंगे सीआईबी में, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। हम तो पूरा कवर करेंगे ना, जी जी सर, जी सर, फिर हम से तो लाइन टू लाइन रिपीट कवर करेंगे ही ना। जी जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है सर ना। और जो सर ये लेटेस्ट मॉड्यूल जीआईबी सी करके के हैं बारे उन्हें में बहुत कुछ बेनिफिट बता मिलेगा। दीजिए। मॉड्यूल एक सी मिनट, के बारे में क्यों इतना हार्ड है क्या वो? हार्ड नहीं है, मीन्स कुछ थ्योरी ऐसी होती है जिसमें सत्संग आपने 2 घंटे सुन लो, 2 घंटे के बाद जब उठ के घर पहुंचते हो, तो जितनी बातें उसमें ना करने को बोली होती है वही सारी करते हो उस दिन। मीन्स एक ऐसा स्पिरिचुअल टॉपिक टाइप का है, इसमें आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर की थ्योरीज होती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी को कैसे बदलते हैं, और काम कौन लेने वाला कैसे होता है, एचआर की प्रैक्टिस कहाँ अच्छी है, सैलरी कैसे सेट की जाती है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। क्योंकि आपने पहले पढ़े नहीं, एमबीए एचआर को छोड़ करके ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ता है। एमबीए एचआर को छोड़ के आपका कॉमर्स वाला भी नहीं पढ़ता है, आपका बीए वाला भी नहीं पढ़ता है। हाँ, जिसने साइकोलॉजी पढ़ी होगी उसने कुछ थ्योरीज पढ़ी होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हुआ है, हम लोग जो है इसको इस टॉपिक को एग्जाम से थोड़ा सा पहले लगातार क्लास से कवर करते हैं। उसका रीजन वही है, सर जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन बुक में से डायरेक्ट रहता है या मतलब ऐसे मैं लॉजिकल बताता हूँ टाइप आपको, रहता इसका एक्सपीरियंस ये है कि अगर 30 क्वेश्चन आए तो है? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 5 से 7 ही मिलेंगे। ओके। बाकी क्वेश्चन उस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को लेके केस स्टडी बना। जैसे मैं बताता हूँ, एक ब्रांच थी, मेट्रोपॉलिटन एरिया में थी, वहां पर अधिकतर रिटायर्ड आर्मी पर्सन रहते थे। उस ब्रांच का डिपॉजिट बहुत गिरता गया, एजीएम ने मीटिंग में बुलाया, उसने उसको बहुत डांट लगाई, उसको ट्रांसफर की धमकी दी, और फिर ऐसा हुआ, फिर वो भी जो ब्रांच में था उसने ये सोचा, और उसकी एज 30 ईयर थी, तो ऐसे की कहानी लिख दी। और उस कहानी के बाद उस टॉपिक की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें ब्रांच मेजर का बिहेवियर किस टाइप का था, एरोगेंट था, सजेस्टिव था, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके ओके, फिर जब आप कंसेप्ट क्लियर कर देंगे तो सही आंसर दे के आ तब जाएंगे ठीक है, कंसेप्ट होना जरूरी है। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में जो हेडिंग नहीं होते हैं कि भैया पर्सनालिटी इतने तरह की हम्म। होती है, कोई टेक्निकल पर्सन होता है, कोई स्पिरिचुअल होता है, कोई आर्टिस्टिक होता है, कोई एथलेटिक्स होता है, तो वो कैसा काम करेगा, क्या, इस तरह से। ठीक सर है, इसमें एवरेज न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी का कितना रेशियो रहता होगा? सी मॉड्यूल में नहीं सर, पूरे टॉपिक में ही सर, पूरे पूरे। पूरे 50-50। अच्छा सर। जो कि मैंने जैसे केस स्टडी बताई थी, देखो न्यूमेरिकल, हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल एज सच की बात करें
जिसको केस स्टडी भी बोलते हैं। लेकिन प्योरली अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो मैं जो है इसको ग्रीन कलर से लिखता हूँ। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल का हमारा यहाँ से और ये दो टॉपिक, ये प्योर न्यूमेरिकल है। मतलब न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें थ्योरी भी आ सकती है न्यूमेरिकल। और ये तो पूरा कहना चाहिए पूरा मॉड्यूल ही क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है। एचआर में एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाले में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बस। ठीक है। इधर आपके 2 केस स्टडी इसमें से आ सकती है क्रेडिट मैनेजमेंट की, जिसमें से एक तो रेशियो एनालिसिस की हो सकती है, ये जो केस स्टडी है, और एक आपका एनपीए से रिलेटेड 5 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो इस तरह से मतलब मेरा कहना ये है आप 50-50 हाइब्रिड यूनिट है मतलब पूरा। ठीक है। तो उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें मार्किंग कमलेंदु, स्कीम वैसे 0.5 का 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है, सभी हाँ एक ये मार्क का क्वेश्चन। इसमें बिल्कुल क्लियर कट सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। जैसे जेआईबी में ओके होता है ऐसा नहीं होता। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे 100 सारे। मार्क्स। ओके सर, ठीक है, ठीक। यही जानना चाह रहा हाँ, था। और एक चीज और, फर्स्ट पेपर की बात करें या सेकंड की बात करें, जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 20 तक मिलेंगे। बोलो। सर जेआईबी रिलेटेड पूछना चाहती हूँ सर। हाँ एक्चुअली मेरे बोलिए। 2 पेपर क्लियर हुए हैं, मगर पता नहीं चलता है हाँ, सर ये कौन सा मतलब अटेम्प्ट है। मैं पहले भी अपियर करती थी अच्छा मतलब। आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने फर्स्ट टाइम कब अप्लाई किया था? सर वो तो याद नहीं, कभी कभी मैं फैमिली बच्ची है ना, वो टाइम कभी कभी हाँ, नहीं जा पाती थी। अच्छा अपियर ठीक है। अभी अप्लाई आप करती थी। क्या कंटिन्यूअस अप्लाई कर रहे थे? कंटिन्यू अप्लाई कर रही थी। यस सर। कोई गैप किया आपने कभी? यस सर। अगर 3 पेपर, आपको कोई पेपर निकला तो नहीं है ना? हाँ 2 पेपर निकले हैं सर, फर्स्ट और थर्ड। 2 सेकंड वाला मेरी एक फैमिली के प्रॉब्लम से एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाई। नहीं, फर्स्ट कब फर्स्ट। निकला? अभी इसी टाइम निकला? हाँ फर्स्ट थर्ड अभी इस टाइम निकला। अभी निकला। तो अब जब आप अप्लाई करने जाएंगी, अगर आपको केवल सेकंड दिखाएगा यस सर। तो आप समझिए आपको ये बेनिफिट मिला है। और अगर वो कहेगा तीनों ऑप्ट करिए, तो इसका मतलब आपका ये चांस, ये पीछे वाले पेपर जो 2 पास हुए थे ये लैप्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मेरे को ये क्लियर कट बता दें कि अभी लास्ट टाइम पहली बार कब भरा था आपने फॉर्म, तो मैं कुछ कैलकुलेट कर पाऊंगा। लास्ट टाइम मतलब वो जो नवंबर में एग्जाम था उसके पहले भरी थी सर। देखो अभी आपका एग्जाम हुआ मार्च या फरवरी में, अभी इससे पहले एग्जाम हुआ था अगस्त 21 में, उससे पहले दिसंबर 20 में हुआ था, और उससे पहले हमारा हुआ था दिसंबर 19 में, और फिर जून 19 में, फिर आपका जून से पहले दिसंबर 18 में। तो ये जो गैप हुआ था इस तरह हुआ था। तो अब आपको कुछ याद है तब हम सर मैं कैलकुलेट कर सकते एक्चुअली भर्ती थी एग्जाम देने हैं। के लिए, कभी कभी नहीं जा पाती थी, नहीं जा पाते थे ना, तो तो इसी की आपको यही वजह देखना से। पड़ेगा। या आपको अपना कोई स्टूडेंट बताएगा क्या आईआईबीएफ ऐसा रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है कि लॉगिन करने पर मालूम हो जाए? हाँ सर, सर पता होता है चलता सर। है। सर पता लग होता है जाता सर। है? बिल्कुल सर, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे ना जो मोस्टली फीस पड़ती है ना सर, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम जब करते हैं नहीं नहीं, लॉगिन ना। रजिस्ट्रेशन करते समय नहीं बोल रहा हूँ मैं। सर नहीं एक नहीं उसमें फी पेमेंट का रिसिप्ट होगा, वो कब कब अप्लाई किया उन्होंने वो पता चलेगा उसमें, अच्छा, उसके मतलब पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल में। मालूम हो जाती हाँ है? पेमेंट डिटेल में मालूम हो जाएगा, पेमेंट डिटेल में रहेगा उन्होंने कब कब अप्लाई किया और कितने टाइम अप्लाई किया है। हाँ तो वो देख लीजिए कौन से वो सेक्शन देखने में के बाद मिलेगा, वो उनको लॉगिन मिल जाएगा। करके मिलेगा। हाँ सर लॉगिन तो कहाँ करके आप पर भी मिलेगा, मिलेगा ग्रुप में सर? हैं? लॉगिन आप करके वो मिलेगा उसमें ही। हाँ अभी आप मधुसिप्ता, अभी आप जो जेंट्स बोल रहे थे कौन थे वो? मैं सर अफरोज आलम बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम परचेज किया है कोर्स फिरोज आपसे। आलम, अफरोज आलम। जी 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 सर। सर मेरा एक क्वेश्चन भी था कि सर हाँ तो एचआरएम में अफरोज आलम अचानक। जी, हाँ आप जेआईबी के हैं सीआईबी के हैं? सर मैं सीआईबी का हूँ। तो आप जेआईबी ग्रुप में थे? नहीं सर मैं नहीं था, मैंने अच्छा 1 ईयर अभी हो आप गया मुझे सीआईबी में हैं। जेआईबी क्लियर के। हाँ तो अभी आप वो 1 ईयर ग्रुप हो वो गया। हाँ स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं उनको अगर शेयर कर दूंगा हाँ ग्रुप में। भेज दिए तो, या हमको शेयर कर दीजिएगा, हम भी दे देंगे। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था थैंक मेरा। यू सर, थैंक यू। सर एक जैसे सीआईबी के पेपर में लास्ट टाइम मैंने दिया था
तो उसमें एचआरएम में एक पैराग्राफ दे देते हैं सर, फुल पैराग्राफ हाँ। देते हैं और उस पे केस स्टडी होता है। तो वो जो हाँ। पैराग्राफ है वो पैराग्राफ के अंदर से ही उसका सॉल्यूशन है या वो बुक के कॉन्सेप्ट से वो नहीं, मैच करता है कॉन्सेप्ट या तो मुझे बुक का ही लगेगा। बुक का लगेगा? वो जो पैराग्राफ कॉन्सेप्ट रहते और हैं हो सकता है उसमें पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो जो बुक हाँ बुक वही में चीज है है। कि कुछ भी उसमें समझ नहीं आता पैराग्राफ पढ़ने के बाद। आपको सिचुएशन समझनी है, थॉट, ओके थीम समझनी है, ओके और आंसर थ्योरी से ही जाएगा उसका। ओके। वही मैं सोच रहा था हाँ। कि इतने सारे पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसमें मिलता कुछ नहीं है तो टाइम हाँ। सर नहीं, उसकी स्ट्रेटजी है। देखो, ज्यादा। मैं आपको बताऊं, एचआर किन लोगों को टफ लगता है? जिनका कॉम्प्रीहेंशन का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। मीन्स जी। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि 2 पेज का एक पैराग्राफ पढ़ के पहला लाइन भी याद रखते हैं। ऐसा होता ना कि Yes, चौथी sir. लाइन पढ़ी, 4th लाइन, फर्स्ट वाली भूल गए क्या कह रहा था। ओके तो जिनका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है एचआर। और सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने जेआईबी निकाला था लास्ट 1 ईयर हो गया मुझे। मैंने आपके फ्री वीडियो से निकाले थे और वो सिर्फ मैंने 15 डेज ही पढ़ा था और 1 नाइट वाले क्लास जो थे उससे ही देख के मेरा तीनों मतलब एक अटेम्प्ट में निकल गया सारे। इसके पहले मैंने काफी टाइम किया, ट्राई किया, बट वो बुक की रीडिंग तो एक्चुअली चली जाती है ना सर। पहले हाँ, हम वो लोग चलिए, कंटिन्यूस रहते हैं फिर कॉन्सेप्ट और हाँ याद रहना। तो उसमें चलिए, अभी मैंने आप आपके सीआईबी वीडियो भी देखे। हाँ करेंगे लगातार। जी जी। सर एक चीज और पूछ रहे थे, मेरे पास पुरानी बुक्स है सर 2017-18 वाली, सर चल जाएंगी या न्यू लेना पड़ेगा? व्हाइट कलर का कवर है। पब्लिशन जो है सेकंड एडिशन है 2018 का। सेकंड एडिशन है 2018 का। रिटेल की बुक कुछ दिनों के लिए रुक जाइएगा लेने से पहले। और किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर मेरा ये कहना था कि सर हाँ। स्टार्ट कौन से मॉड्यूल से कर रहे हैं सर? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा बीकॉम है सर। बीकॉम है, आप पहले यूनिट से शुरू करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत उसमें। जी बीकॉम में भी थोड़े इकोनॉमिक्स के काफी टॉपिक टाइम होते हैं ना। सर मैकमिलन की जगह एनएस टूर सर का नोट्स कैसा रहेगा सर लेना? हाँ, कल इस पे भी बात हो रही थी कुछ। हमारी बात ये हुई थी कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जब हमने आपका कोर्स लिया है तो तूर सर का क्यों लें? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आपने एक बुक से अच्छा पढ़ लिया, फिर आपको ये लगता है कि कुछ और चीज़, कहीं चीज़ रह गई हो, कुछ अलग तरह से एक्सप्लेन करी हो। कई बार आपने देखा हो, जब आप स्कूल डेज में थे तो केमिस्ट्री की बुक भी 3 राइटर की खरीदते थे। क्यों खरीदते थे 3 राइटर की? इसका जवाब ये है कि प्रेजेंटेशन का कहीं कहीं फर्क होता है और किसी किसी टॉपिक में कोई प्रेजेंटेशन अच्छा है, कुछ और अच्छा है। दूसरा, तूर सर का जो मटेरियल है वो ऑथेंटिकेट मटेरियल है और कॉम्प्रिहेंसिव है, मीन्स क्लब किया हुआ। ऐसा नहीं कि एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ और ये बुक के फॉर्म में है। आप उसमें ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, सफिशिएंट है। ऐसा थोड़ी कि सब लोग वही लेके पास हो रहे। कुछ लोग जो कहीं कुछ नहीं देख रहे, वो सिर्फ उनका मटेरियल भी लेके पास करते हैं। कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब फ्री से भी पास करते हैं। कुछ लोग विदाउट कोचिंग भी पास करते हैं। हर तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम तो अपनी क्लास के लिए इसलिए बुलाते हैं कि जो हम बोलते हैं वो आपके कानों में रियल जो आवाज आती है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो केवल एक समराइज, ऑथेंटिकेटेड और सिस्टमेटिक मटेरियल मिलता है, और उसका फायदा भी तभी मिलता है जब आपने उस टॉपिक को किसी टीचर की हेल्प से समझ रखा है। अच्छा रिवीजन होने के लिए होता है। हमारा कोई कंपल्सन नहीं है, ये आपके ऊपर रहता है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं है आपके ऊपर है। और जो कोर्स की वैलिडिटी है, एक पूछा हुआ सवाल, जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम जो जो अभी हमने उसकी अगस्त रखी है। क्यों रखी है? कि वो एग्जाम को अगर जून जुलाई तक भी ले जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, हमें एक्सटेंशन ना करना पड़े। क्योंकि एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हमने पहले से ही उसकी जो वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड किया हुआ है। हमने अपनी
गुंजाइश को पूरा वो करके रखा हुआ कि कहाँ तक वो कोर्स की वैलिडिटी हो सकती है। और कोई क्वेश्चन? ये आपको एक्सपायरी दिखा देते हैं हम लोग। हमने एक्सपायरी बहुत खींच के रखी हुई है 30 सितंबर 2022 तक। जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, यहाँ तक तो हो ही जाएगा एग्जाम, वहां तक रखी हुई है। ठीक है, सर व्हाट्सएप ग्रुप किस नाम से? बहुत सारे हैं सर, एक ही कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है? नहीं, पेड वालों का, जूम लाइव वालों का अलग है। आपका अभी जेआईबी अभी कब हुआ था? सर आप ग्रुप में 2017 हो में हुआ था। किसी? सर हाँ, ये ग्रुप में ऐड किया है जो क्या नाम है उसका? जिसमें जूम का लिंक आता है। हाँ सर, अभी जो लिंक ये जूम का सर लिंक इसी में आया था। मिशन हाँ, लाइव उसी ग्रुप में, उसी ग्रुप में, जी जी सर। उसी ग्रुप में। ठीक है, ओके सर। चलिए। और स्ट्रेटजी जो बताई है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और सुबह सर ने डिस्प्ले करके बता दी, हमने आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बता दिया, और ये हमने आपके उसको एजुकेशन से जोड़ा कि किन एजुकेशन वालों के लिए कौन सा मॉड्यूल आपको अच्छा लगेगा, उस तरह जोड़ा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और एक आध क्वेश्चन इसमें यूट्यूब में रह गया, मैं उसका आंसर कर दूं जरा। इलेक्टिव पेपर चेंज हो सकता है? नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ओल्ड सिलेबस में फॉर्म फिल करते हैं तो पास नहीं होते। देखो, इसका क्वेश्चन का जो जवाब है मेरे पास भी नहीं है। वो इसलिए है कि इनकी पॉलिसी क्या रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए आपके 2 पेपर निकल गए, एक रह गया और इन्होंने नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या आपको उसका वेटेज देते हैं, नहीं देते हैं, क्या करते हैं, ये इनके ऊपर। मेरा जो एक कॉमन सेंस कहता है कि सब्जेक्ट का वेटेज तो मिलेगा। जैसे एबीएम निकाल दिया, एबीएम का वेटेज मिलेगा, जो नया आएगा उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। संतोष कुमार जी पूछते हैं, मैंने रिकॉर्डेड क्लास ली हुई है, क्या मैं उसको जूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप डिफरेंस पेमेंट देके अपग्रेड करा सकते हैं। आप उसके लिए 80 जो नंबर है उसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर ओल्ड सिलेबस से कितने चांसेस हैं सर अभी? भाई, एक तो ये तो है ही जो जून जुलाई में होगा। दूसरा जो जी सर। दिसंबर वाली बात कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा गोलमोल लिखा हुआ है। उन्होंने कहा दिसंबर 2022 और लेटेस्ट बाई मई 23। अब कुछ नहीं कह सकते। ठीक है भाई, मैं तो कह रहा हूं आने वाले एग्जाम में पास कर लो, झंझट छोड़ो सब। जी सर कोशिश करेंगे। करिए, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, सीआई भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो सीआईबी होने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आप खुद पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा हमारे कोर्स, आप खुद पढ़ें, फ्री में पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, जितने भी सर लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में उनको उनको पढ़ें, कुछ भी करें। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को।